गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग साइंस में क्लास 10 का चैप्टर 2 हम क्षारक एवं लवण पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने कुछ रसायनों के निर्माण के बारे में जाना और उसके उपयोग के बारे में जाना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था धोवन सोडा का निर्माण एवं उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉप। तो उसका निर्माण विधि और उसका उपयोग भी हम लोग जाने थे। और ये भी जाने थे कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती थी तो एक कठोर पदार्थ प्राप्त होता था जिसका नाम था जिप्सम। जिप्सम भी प्राप्त होता था, जिप्सम भी प्राप्त हो रहा था। तो ये जिप्सम का उपयोग और कहाँ पर होता है? तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट में भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सीमेंट को जल के साथ मिलाते हैं और उसको कहीं पर लगाते हैं, कुछ देर के बाद देखने से पता चलता है कि वह सूख जाता है और इतना कठोर हो जाता है कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट फैक्ट्रियों में भी किया जाता है, यानी सीमेंट के साथ जिप्सम मिलाया जाता है। तो इसमें एक सावधानी रखना पड़ता है। क्या सावधानी है इसको हम लोग जानते हैं। पॉप यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा आर्द्र रोधी बर्तनों या बैग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प पाया जाता है। तो अगर हम लोग उसको खुला छोड़ दें तो क्या होगा? वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित रहता है उस जलवाष्प से यह क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और जलवाष्प से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जिप्सम बना देगा, जिससे क्या हो जाएगा? वह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहेगा वो खराब हो जाएगा और कठोर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आगे लिखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ मिलकर जिप्सम का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमेशा कैसा बर्तन में रखना चाहिए? आर्द्र रोधी, मतलब नमी रहित, जिसमें मॉइस्चर ना हो, वैसा बर्तन में रखना चाहिए। या तो वैसा बैग में रखना चाहिए जैसे सीमेंट आता है हम लोग का। सीमेंट प्लास्टिक का बोरा का बना हुआ रहता है। प्लास्टिक का बोरा में पूरा सील पैक रहता है ताकि उसमें हवा ना लगे। जो भी बैग अगर आधा यूज होकर उसको रख दिया जाता है खुला में तो वो ढेला जैसा हो जाता है, यानी कठोर बन जाता है। तो सीमेंट में जो जिप्सम उपस्थित रहता है वह जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, उससे मिल जाता है और क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसलिए सीमेंट क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसलिए उसको हमेशा आर्द्ररोधी बैग या बर्तनों में ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक हम लोग का आज ख़त्म हो गया है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम के लिए, क्या कि पिछले बार
सोचे थे कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2019 में नहीं 2020 में यह क्वेश्चन नहीं आया। तो हो सकता है तुम लोग का आएगा। तो इस अभिक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, BBI। ठीक है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया होता क्या है, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH तथा क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में एक क्षारक NaOH तथा क्लोरीन उत्पाद बनने के कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अभिक्रिया होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक पदार्थ है तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार। क्लोर मतलब हो गया क्लोरीन, क्षार मतलब क्षारक हो गया जैसे NaOH। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब इसका हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो कौन कौन सा अभिकारक था, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, प्लस H2O। इसमें क्या हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत। ऊपर में विद्युत लिखेंगे तो बनेगा क्या क्या चीज़, NaOH प्लस Cl2 और बहुत थोड़ी मात्रा में H2 गैस भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको तुम लोग बैलेंस कर लोगे। तो बैलेंस करोगे तो उसको खुद से कर लेना है बैलेंस, तुम लोग को बैलेंस करने के लिए बताया गया है, तो अपने से कर लेना, कोई खास इसमें नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा बैलेंस। तो ये हम लोग को क्षार प्राप्त हो गया, ये क्लोर यानी क्लोरीन और क्षारक, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, पॉइंट बनाते हैं। इस अभिक्रिया में
क्लोरीन गैस, एनोड, एनोड यानी प्लस, तथा हाइड्रोजन गैस, कैथोड यानी कि माइनस में मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया जो होता है, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित किए हैं उसका पॉजिटिव जो पॉइंट रहता है उसमें क्लोरीन गैस मुक्त होता है, तथा उसका कैथोड जो रहता है नेगेटिव पॉइंट उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो इसको भी तुम लोग लिख लोगे। अब इसका उपयोग क्या है जान लेते हैं। क्लोर, क्षार अभिक्रिया के उपयोग। अब इसका क्या उपयोग है इस अभिक्रिया का जान लेते हैं। नंबर 1, इसका उपयोग, चाहे इस अभिक्रिया का उपयोग धातुओं से ग्रीस, ग्रीस जानवे करते हैं जो कोई भी चीज़ में चिपका हुआ रहता है धातु, जो बेरिंग में डाला जाता है तो बेरिंग स्मूथ चलता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में किया जाता है। दूसरा क्या उपयोग है इसका, इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने में किया जाता है। अगला, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम लोग जाने कि कौन कौन सा उत्पाद हम लोग को प्राप्त हो रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इसी कारण इसका नाम पड़ गया क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब तुम लोग का चैप्टर 2 यानी अम्ल, क्षारक और लवण का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में कुछ चित्र से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग,
चित्र से संबंधित प्रश्न। इसमें प्रायः इस टाइप का चित्र रहता है। एक तुम्हारा स्टैंड रहेगा, और यहाँ पर परख नली को कसने के लिए क्लैंप बना हुआ रहता है। जहाँ पर परख नली रहता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आम्ल डाला हुआ है तथा कुछ धातु के टुकड़े डाले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको कॉर्क से बंद कर लिया जाता है और कॉर्क से बंद करके एक पतला ग्लास का नली से इसमें जो गैस बनता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल के एक बेसिन में इसको रखा जाता है। इस बेसिन में जल डाला हुआ है और जल के साथ साबुन भी डाला हुआ है। तो कॉर्क से टाइट कर लिया जाता है ताकि गैस सिर्फ इस नली से होकर जाए, इधर उधर से लीक ना करे। तो इस टाइप से चित्र बना हुआ रहता है और यहाँ से कुछ गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से चित्र बना हुआ रहेगा। इस तरह से चित्र बना हुआ रहेगा और हो सकता है इसमें कुछ नाम दे और हो सकता है कि नाम ना दे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये जो धातु का टुकड़ा है यह है दानेदार जिंक के टुकड़े। ये दानेदार जिंक के टुकड़े हैं और ये तुम्हारा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी अम्ल डाला हुआ है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और दानेदार जिंक यानी जस्ता का टुकड़ा डाला हुआ है, यानी जिंक का टुकड़ा। ठीक है, तो पूछेगा कि यहाँ से जो गैस निकल रहा है वो कौन सा गैस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल और धातु दोनों एक साथ है, तो दोनों का अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ से होकर कौन सा गैस निकलेगा? ये निकलेगा H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस का पहचान कैसे किया जाता है तुम लोग को बताया जा चुका है। हम लोग जलती हुई मोमबत्ती या माचिस का यहाँ जलती हुई तीली अगर इसके सामने रखेंगे तो क्या होगा? फट फट की ध्वनि के साथ, जिसको इंग्लिश में पॉप ध्वनि बोलते हैं, पॉप ध्वनि के साथ यह जलना और तेज़ी से जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? सोपी वाटर यानी
साबुन का जलीय विलयन, साबुन का जलीय विलयन, ठीक है। साबुन का जलीय विलयन है, यह है तुम्हारा प्रवाह नली, ठीक है। ये क्लैंप हो गया, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा परक नली। तो इसमें से कोई भी चीज़, जितना भी हम नाम लिखे यहाँ पर, उसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो सकता है। हो सकता है ये चीज़ ना दे, हो सकता है ये नहीं दे, ये नहीं दे। तो इस चित्र को समझते हुए तुमको इसमें क्या बन रहा है उसको बताना होगा। क्वेश्चन में रह सकता है कि इस तरह का चित्र में क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सा गैस बन रहा है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। तो यह पूछ सकता है कि इसमें कौन सा टुकड़ा डाला हुआ है, तो धातु का टुकड़ा या जिंक का टुकड़ा, ठीक है। तो यह पहले कुछ मैट्रिक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है, और स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछता है कभी कभी। तो इसको, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसको अच्छा से दिमाग में रख लो ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हम लोग का यह चैप्टर समाप्त होता है। अब चैप्टर समाप्त होने के बाद तो प्रश्न आना ही आना है। तो लास्ट जो है इस चैप्टर का प्रश्न 5 हम लोग देखेंगे। तो सब कोई किताब निकाल लो और प्रश्न 5 को देखो। देखो ये रहा प्रश्न 5। प्रश्न 5 पहला क्वेश्चन है, यहाँ मिस्टेक से 14 दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ये बताया जा चुका है। हालांकि आंसर दिया हुआ है तो आंसर में ध्यान नहीं देना है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि गलत आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आंसर को तुम लोग बंद करके अपने से कोशिश करना इसके आंसर देने का। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह नाम था विरंजक चूर्ण का। आंसर क्या होगा, विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण कौन बनाता था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र ये होता है, ठीक है। ये भी बताया जा चुका है। देखो ये क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे, कठोर जल को मृदु यानी मीठा करने के लिए हम लोग सोडियम का कौन सा यौगिक, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट यानी धोवन सोडा का प्रयोग या उपयोग करते हैं। देखो धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट, आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसको जब हम लोग गर्म करते थे तो क्या क्या बनता था, सोडियम कार्बोनेट बनता था, जलवाष्प जल मिलता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता था। तो उसको लिख लोगे, आंसर में शब्दों में भी लिखोगे और उसका अभिक्रिया भी लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पॉप की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ये भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग लिख लोगे। तो प्रश्न 5 भी हम लोग का समाप्त होता है। अब बच्चा इस चैप्टर का अभ्यास का क्वेश्चन, अभ्यास का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो हमको आशा है कि आज का जो क्लास है तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में।